नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाट रेलवेज में। और मैं आपका साथी प्रदीप कुमार आपके लिए एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। और कल अभी तक अपनों ने कर लिया है जुलाई अगस्त कर लिया है, और अब अपने करेंगे सितंबर। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सितंबर की करंट अफेयर्स 2024। ठीक है, ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियां शामिल है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ 500 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 9 कंपनियां शामिल है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में भारत की 9 कंपनियां शामिल है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में भारत की 9 कंपनियां शामिल है। ठीक है, आगे स्टैचू ऑफ यूनियन। अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है। अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। अमेरिका में हनुमान जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा बनी है? 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। ठीक है, अब आगे है, भारत के निर्यात में अमेरिका की 23% साझेदारी है। भारत के निर्यात में अमेरिका कितनी परसेंट साझेदारी है? 23% साझेदारी है। 23% साझेदारी है। भारत के निर्यात में अमेरिका की कितनी परसेंट साझेदारी है? 23% साझेदारी है। ठीक है, आगे है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जिसे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में 3 अन्य कौन कौन से हैं, ये आपने देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। ये है आगे, एक तो ये गुरु घोषिदास हो गया, 3 अन्य कौन कौन से? अचानक मार है, इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है। कौन कौन से? अचानक मार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी, ये 3 हैं। और चौथा कौन सा बन गया है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, और यह है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बना था? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में 1936 में। ठीक है, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बना था? ये बना था उत्तराखंड में। कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट है, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और पहले जिम कॉर्बेट का पहले नाम था, वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क था। इसका क्या नाम था? जिम कॉर्बेट का हेली नेशनल पार्क। और यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है। और छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गुरु घोषिदास को। और 3 अन्य कौन कौन से? अचानक मार है, इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने जियोग्लिफ व पेट्रोग्लिफ। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ ये एक संरक्षित क्षेत्र है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ ये संरक्षित क्षेत्र है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ एक संरक्षित क्षेत्र है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा, जिसका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में वही लिखा गया है। यहाँ फालतू का कुछ मैटर नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो भी हमें थोड़े और चाहिए, तो आप मेरे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक आपने अगर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती रहे। और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ है, बाकी और भी जैसे हिस्ट्री है, कल्चर है, जिसको जो इम्पोर्टेंट है वो पीडीएफ आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे है, जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इन्हें क्या कर दिया गया? संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे है, सीमेंस हेल्थिनियर्स
सीमेंस हेल्थिनियर्स, ये क्या है? मंकी पॉक्स की जांच हेतु पहली स्वदेशी किट है। मंकी पॉक्स की जांच हेतु पहली स्वदेशी किट है। मंकी पॉक्स की जांच हेतु पहली की स्वदेशी किट कौन सी है? सीमेंस हेल्थिनियर्स। सीमेंस हेल्थिनियर्स मंकी पॉक्स की जांच हेतु पहली स्वदेशी किट है। पहला चावल एटीएम कहाँ बना है? भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। पहला चावल एटीएम कहाँ बना है? भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। पहला चावल एटीएम कहाँ बना है? भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। पहला चावल एटीएम कहाँ बना है? भुवनेश्वर ओडिशा में बना है। यूपीआई फुल फॉर्म, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म में पूछते हैं एग्जाम में, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट लगी मेरे को मैंने यहाँ लिख दी। ये काफ़ी बार आ चुका है तो आप इसे याद रखना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे है 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त 2024 में क्या इंपॉर्टेंट है? ये था 78वां, कौन सा संस्करण था? 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और थीम थी विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 की थीम थी। पीएम मोदी ने 11वीं बार झंडा फहराया। पीएम मोदी ने 11वीं बार झंडा फहराया और जवाहरलाल नेहरू 17 बार झंडा फहरा चुके हैं और 30 सर्वाधिक झंडा फहराने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तीसरे सर्वाधिक झंडा फहराने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पीएम मोदी। और पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू कितने बार? 17 बार फहराया है। और दूसरे इंदिरा गांधी कितने बार? 16 बार। इंदिरा गांधी ने कितनी बार फहराया है? 16 बार फहराया है। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया है और पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया है। 2024 15 अगस्त, ये 78वां संस्करण था और ये इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। ठीक है, आगे टेक्नोलॉजी। आगे टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 क्या है? लॉन्च किया जाएगा। ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और पहला कब या 2008 में कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया था। और कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। और कब कौन करेगा? इसरो द्वारा किया जाएगा। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होगा? 2028 में। इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होगा? 2028 में। आगे RHUMI फर्स्ट, इसका नाम है पुण्य प्रयोग की जाने वाली रॉकेट है। ये रॉकेट है एक रहुमी। क्या नाम है इसका? RHUMI फर्स्ट। इसका ये रॉकेट है कौन? पुण्य प्रयोग की जाने वाली रॉकेट है। ये भारत की पहली है। भारत की पहली रॉकेट है जिसे पुण्य प्रयोग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है। पुण्य प्रयोग की जाने वाली रॉकेट है, भारत की पहली रॉकेट है जिसे पुण्य प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, आगे है EOS 8। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा गया था पीछे एग्जाम में। EOS 8 क्या है? ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। EOS 08 क्या है? EOS 08 क्या है? ये है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है INS अरिहंत। INS अरिहंत क्या है? भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत क्या है? भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत क्या है? भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, आगे है गौरव। गौरव क्या? ग्लाइड बम है। गौरव क्या है? ग्लाइड बम है। ये ग्लाइड बम है जिसे क्या नाम दिया गया? गौरव नाम दिया गया है। ये ग्लाइड बम है जिसे क्या नाम दिया गया? गौरव नाम दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र का भारत की GDP में $24 बिलियन का योगदान है। अंतरिक्ष क्षेत्र का भारत की GDP में $24 बिलियन का योगदान है। अंतरिक्ष क्षेत्र का भारत की GDP में 24 बिलियन का योगदान है। आगे है पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन को मिला है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? गोविंद राजन को मिला है।
विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन को मिला है। आगे है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आटम थी। आटम थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, क्या थी? आटम थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? ऋषभ शेट्टी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है वो नित्या मेनन को मिला है। 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 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है आटम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला वो नित्या मेनन को मिला है। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी व तिमोर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। 2 देशों का मिला है। कौन कौन से मिला है? अभी फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की यात्रा पर गई थी, ठीक है, विदेश यात्रा पर गई थी, तो उन्होंने मिला फिजी और तिमोर। फिजी और तिमोर कौन कौन से 2 देश हैं? फिजी और तिमोर, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और वो 2 देशों का मिला है। कौन कौन से? फिजी और तिमोर। फिजी और तिमोर का, ठीक है। अभी फिलहाल में क्या पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक कंप्लीट हुए हैं। तो ये पेरिस ओलंपिक है और आगे की क्लास में मैं आपको पैरा ओलंपिक करवा दूंगा, ठीक है। और अलग से भी इसकी क्लास डाल दूंगा। ओलंपिक की इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन से खेल है, एशियन गेम्स है, सभी की मैं आपको ये अलग से क्लास डाल दूंगा। ये है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आगे की क्लास में करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 33वां। और सम्मिलित राष्ट्र कितने थे? 204। कितने राष्ट्र आए थे? 204 राष्ट्र सम्मिलित थे। खेल कितने? 32 खेल के 329 इवेंट थे। कितने खेल शामिल थे? 32 खेल शामिल थे। और इवेंट कितने थे? 329 इवेंट थे। कितने इवेंट थे? 329 इवेंट थे। और कितने खेल थे? 32। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। सम्मिलित राष्ट्र 204 थे। खेल 32 खेल थे और 329 इवेंट थे। और पेरिस में कौन सी बार हुआ है ये आयोजन? तीसरी बार आयोजन हुआ है। यह आयोजन तीसरी बार हुआ। पेरिस में तीसरी बार आयोजन इसका किया गया। पेरिस फ्रांस में तीसरी बार आयोजन किया गया। ओलंपिक का आयोजन किया गया है। शुभारंभ कब हुआ था? 26 जुलाई को शुभारंभ हुआ था और समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को। शुभारंभ कब? 26 जुलाई 2024 को और समापन कब हुआ था? 11 अगस्त 2024 को। 11 अगस्त 2024 को समापन, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ठीक है। और शुभंकर था फ्रीजेस। शुभंकर था फ्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फ्रीजेस, शुभंकर था फ्रीजेस। और ये नीले सफ़ेद लाल रंग में था। नीले सफ़ेद लाल रंग में था। नीले सफ़ेद लाल रंग में था, ठीक है। शुभंकर था फ्रीजेस और नीले सफ़ेद लाल रंग में था, ठीक है। आगे उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु व शरत कमल थे। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? पीवी सिंधु व शरत कमल थे। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु व शरत कमल थे। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु व शरत कमल थे। इसके पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का किससे संबंध है? बैडमिंटन से संबंध है। और इन्होंने उद्घाटन ध्वजवाहक थे ये। और पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। राष्ट्र सम्मिलित 204 थे। खेल कितने? 22 थे। 32 खेल थे और 329 इवेंट थे। और शुभारंभ 26 जुलाई को हुआ, समापन 11 अगस्त 2024 को हुआ। शुभंकर फ्रीजेस था और इसके कौन कौन से रंग थे? नीले सफ़ेद लाल रंग में था। और पेरिस में कौन सी बार आयोजन किया गया? इसका तीसरी बार आयोजन किया गया। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? पीवी सिंधु व शरत कमल थे। पीवी सिंधु व शरत कमल। आगे समापन। आगे समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर व पी.आर. श्रीजेश थे। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर व पी.आर. श्रीजेश थे। मनु भाकर व पी.आर. श्रीजेश थे। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है, ठीक है। पी.आर. श्रीजेश भारत के 16 खेलों में, भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 16 खेलों में 117 एथलीट शामिल हुए हैं। 117
17 खेलों में 16 खेलों में 117 एथलीट शामिल हुए हैं। भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खेलों में? 16 खेलों में भाग लिया। ठीक है। PR श्रीजेश व मनु भाकर क्या थे? समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है। आगे है, भारत ने 1 रजत व 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर अंक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का अंक तालिका में कौन सा स्थान था? 71वां स्थान था। भारत ने कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। कौन कौन से? 1 रजत व 5 कांस्य पदक जीते। 1 रजत व 5 कांस्य पदक जीते। कितने पदक हो जीते? कुल 6 पदक जीते। और भारत का अंक तालिका में स्थान कौन सा था? 71वां स्थान था। ठीक है। पिछली बार जो 32 में ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण था, वो टोक्यो में हुआ था। 32वां संस्करण था, वो टोक्यो में हुआ था। उसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत व 4 कांस्य पदक जीते। व 4 कांस्य पदक। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 कांस्य। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। और अंक तालिका में 48वां स्थान था। अंक तालिका में कितना स्थान था? 48वां स्थान था। इस बार कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है। कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। कौन कौन से? 1 रजत, 5 कांस्य पदक जीते। भारत के पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? भारत के लिए पदक 6 खिलाड़ियों ने जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं ये देखो आगे आपने। कौन कौन से खिलाड़ी ने जीते हैं? नीरज चोपड़ा ने जीता है, मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं, सरबजोत सिंह ने जीते हैं, स्वप्निल कुसाले ने जीता है, अमन शेरावत ने जीता है और भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? नीरज चोपड़ा हैं, मनु भाकर हैं, मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं, और सरबजोत सिंह ने जीता है, और स्वप्निल कुसाले ने जीता है, अमन शेरावत ने जीता है और भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? जेवेलियन थ्रो से संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? जेवेलियन या भाला फेंक से है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। मनु भाकर का संबंध कौन से है? निशानेबाज से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 2 पदक जीते हैं। और ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भी थी। ये याद रखना। और कितने पदक जीते हैं इन्होंने पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। इनका संबंध कौन से खेल से था? निशानेबाजी से था। अब आगे है सरबजोत सिंह। इनका भी संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। इनका भी संबंध किससे है? निशानेबाजी से है और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। आगे स्वप्निल कुसाले का संबंध भी निशानेबाजी से है और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। आगे है अमन शेरावत सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इनका संबंध कौन से खेल से है? कुश्ती से संबंधित है। और किस कैटेगरी में? 57 kg कैटेगरी में कुश्ती से संबंधित है। अमन शेरावत का संबंध 57 kg कैटेगरी में कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे है मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 49 केजी कैटेगरी में चौथा स्थान पर रही है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। कौन सी कैटेगरी में है? 49 kg कैटेगरी में है। और कौन से स्थान पर रही है? चौथे स्थान पर रही है। इस बार पेरिस ओलंपिक में अपने बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो चौथे स्थान पर रहे हैं। मीराबाई चानू का संबंध कौन से खेल से है? पिछली बार उन्होंने पदक जिताया था, अपने को कांस्य पदक जिताया था। और मीराबाई चानू का संबंध कौन से खेल से है? भारोत्तोलन से है। कौन सी कैटेगरी में? 49 kg कैटेगरी में। और कौन से स्थान पर रही थी? चौथे स्थान पर रही थी। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग थे और इनका संबंध किससे? निशानेबाज से संबंधित है। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे और इनका संबंध निशानेबाजी से है। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। विनेश फोगाट क्या है? विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। विनेश फोगाट फाइनल में
पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी हैं। और इनका संबंध किस कैटेगरी में है? 50 केजी कैटेगरी में है। 50 केजी कैटेगरी में है। 50 केजी कैटेगरी में है। विनेश फोगाट का संबंध कौन सी कैटेगरी से? 50 केजी कैटेगरी से है। और ये रेसलर पहली महिला रेसलर बन गई हैं जो फाइनल में पहुंची हैं। आगे है, भारत ओलंपिक में अब तक 41 पदक जीत चुका है। भारत ओलंपिक में अब तक कितने पदक जीत चुका है? 41 पदक जीत चुका है। भारत ओलंपिक में अब तक कितने पदक जीत चुका है? 41 पदक जीत चुका है। आगे, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका रहा था। इसने 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत व 42 कांस्य पदक के साथ कुल 126 पदक जीते और प्रथम स्थान पर रहा। आपको याद रखना है, प्रथम स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका रहा था। और कितने स्वर्ण पदक है? 40 स्वर्ण पदक। बस इतना ही याद रखना है। और टोटल पदक कितने जीते थे? 126। ये याद रखना, बाकी याद नहीं करना है। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा था। कितने पदक जीते? 126 पदक जीते। स्वर्ण पदक कितने थे? 40 स्वर्ण पदक थे। 40 स्वर्ण पदक थे। इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में नया खेल शामिल किया गया। कौन सा था? ब्रेकिंग। कौन सा खेल था? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग था नया खेल। नया खेल कौन सा जिसे इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया? ब्रेकिंग था। इस बार पहला स्वर्ण पदक जीता था हुआंग यूटिंग ने जीता था। इस बार पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? हुआंग यूटिंग ने जीता था। सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं इस बार? झांग यूफेई ने। झांग यूफेई ने कितने पदक? 6 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? झांग यूफेई ने कितने? 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते हैं। आगे है नियुक्तियां। आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया है। ये पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। अब ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। ये ग्रेग वार्कले के स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? ग्रेग वार्कले का स्थान लेंगे। ग्रेग वार्कले का स्थान लेंगे। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। और किसका स्थान लेंगे? ग्रेग वार्कले का स्थान लेंगे। ठीक है। आगे है, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। केंद्रीय गृह सचिव किसे बनाया गया है? गोविंद मोहन को बनाया गया है। नए केंद्रीय गृह सचिव किसे बनाया गया है? गोविंद मोहन को बनाया गया है। कैबिनेट सचिव किसे? टीवी सोमनाथ को बनाया गया। टीवी सोमनाथ को बनाया गया। कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? टीवी सोमनाथ को बनाया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन है। और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ हैं। आगे, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। असम राइफल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। असम राइफल्स के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। असम राइफल्स के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया? दलजीत सिंह को किया गया। बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह को किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन है। कैबिनेट सचिव हैं वो टीवी सोमनाथ हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं। और बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह हैं। आगे सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजविंदर सिंह को किया गया है। एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे? राजविंदर सिंह को। और एसबीआई के अध्यक्ष किसे? चल्ला श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आगे है, मारिया ब्रायंस दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है जिनका निधन हो गया है। मारिया ब्रायंस कौन है? दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है जिनका निधन हो गया है। कश्मीर शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है। कश्मीर शहर को
कश्मीर शहर को किसका प्रमाण पत्र मिला है? विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र भारत के किस शहर को मिला है? कश्मीर शहर को मिला है। भारत के किस शहर को मिला है? कश्मीर को मिला है। किसका प्रमाण पत्र मिला है? शिल्प शहर का। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र किसे मिला है? भारत के किस शहर को मिला है? कश्मीर शहर का मिला है। धृति गुप्ता अमेरिकी आर्मी में चयन हुआ है। धृति गुप्ता जिनका अमेरिकी आर्मी में चयन हुआ। धृति गुप्ता जिनका अमेरिकी आर्मी में चयन हुआ है। आगे है युद्ध अभ्यास। कौन कौन से है? मित्र शक्ति किन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति किन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया 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 के बीच। आगे पर्वत प्रहार ये भारतीय सेनाओं के बीच में, भारतीय की सेनाओं के बीच में होता है। ये भारत की सेनाओं के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका है। उदार शक्ति है वो भारत और मलेशिया है। पर्वत प्रहार और तरंग शक्ति किन दो देशों के बीच में? ये ओनली फॉर भारत की सेनाओं के बीच में ही है। और तरंग शक्ति ये भारतीय वायुसेना। तरंग शक्ति किन बीच? भारतीय वायुसेना। पर्वत प्रहार है वो भारतीय सेना है और तरंग शक्ति है वो भारतीय वायुसेना है। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना और पर्वत प्रहार भारतीय सेना है। ठीक है। आगे 3 नए रामसर साइट स्थल घोषित किए गए हैं। 3 नए रामसर साइट स्थल घोषित किए गए। 3 नए रामसर स्थल साइट घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है नजरायन। कौन कौन से हैं? नजर, जिनमें से 2 तमिलनाडु में है और एक एमपी में। एक एमपी में, 2 तमिलनाडु में है और एक एमपी में है। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में कौन कौन से? नजरायन और काजू वैली पक्षी अभयारण्य। 3 नए रामसर साइट स्थल घोषित किए हैं। कौन कौन से? नजरायन तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये 2 तमिलनाडु में कौन कौन से? नजरायन और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से 3 नए रामसर साइट कौन कौन से हैं? एक नजरायन है और एक काजू वैली पक्षी अभयारण्य। ये दोनों कौन किस में है? तमिलनाडु में है। और एक है तवा जलाशय एमपी मध्य प्रदेश में है। इनके सहित भारत में कुल रामसर साइट कितने? 85 हो गए हैं। कितने? 85 हो गए हैं। और सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। कितने? 18 हैं। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 18 हैं। और इनके सहित भारत में कुल रामसर साइट कितने हो? वर्तमान में कितने हैं? 85 हैं। और सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है। आगे भारत में पेरिस ओलंपिक पर डाक टिकट जारी किया गया है। भारत में पेरिस ओलंपिक पर डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पेरिस ओलंपिक पर डाक टिकट जारी किया है। इस पर 4 खेल दर्शाए गए हैं। इस पर 4 खेल। कितने खेल? 4। जो डाक टिकट जारी की गई है उस पर कितने? 4 खेल दर्शाए गए। कौन कौन से हैं? वो है भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। कौन कौन से 4 खेल हैं? भारत ने एक तो पेरिस ओलंपिक पे क्या क्या किया है? डाक टिकट जारी की है। और एक 4 खेल, उस पर डाक टिकट पे 4 खेल दर्शाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भाला फेंक है, हॉकी है, नौकायन है और टेबल टेनिस है। कौन कौन से? टेबल टेनिस, नौकायन, हॉकी और भाला फेंक है। आगे वाल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। वाल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। वाल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। आगे अदिता श्रीवास्तव का संबंध कजरी से है। कौन से नृत्य से है? कजरी नृत्य से है। अदिता श्रीवास्तव का संबंध कजरी नृत्य से है और इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है। अदिता श्रीवास्तव का संबंध कजरी नृत्य से है और इन्हें क्या मिला है? 2022 में पद्मश्री मिला था। 2022 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और इनका संबंध किससे है? कजरी से है। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल इसी उमंग और जोश के साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तो तब तक बने रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से लगे रहिए। कल दीपावली है तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली है तो पढ़ना मत छोड़ना, पढ़ते रहना है। हाँ, एंजॉय भी करना है, अच्छे तरीके से दीपावली मनानी है, लेकिन पढ़ते रहना है। और कल इसी जोश के साथ, उमंग के साथ अपने एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।